नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड के इतिहास पाठ्यक्रम के 7वें अध्याय खेल और इतिहास पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। जी। ये चर्चा खास तौर पर उन शिक्षार्थियों के लिए है जो आप जानते हैं एसएससी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारा आज का मकसद है पाठ्य पुस्तक के हिस्सों को आधार बनाकर ये समझना कि भाई खेल क्यों जरूरी हैं, उनका इतिहास कैसा रहा है, खेल और खिलौनों का हमारे अतीत से क्या रिश्ता है, ये दुनिया भर में कैसे फैले, और हाँ, इस फील्ड में करियर के क्या मौके हो सकते हैं। सही है। कभी सोचा है कि खेलना सिर्फ मजा ही नहीं है, बल्कि ये इंसान के होने जितना ही पुराना है। हाँ, ये तो है। एक जमाना था जब शिकार भी पेट भरने के साथ साथ एक खेल जैसा माना जाता था। तो चलिए इस दिलचस्प पड़ताल को शुरू करते हैं। ये एक बेहतरीन शुरुआत है और ये समझना वाकई जरूरी है कि खेल सिर्फ कोई शारीरिक कसरत भर नहीं है। हाँ, ये हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास का एक अटूट हिस्सा है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे पुराने जमाने से लेकर आज तक खेल विकसित हुए हैं और उन्होंने हमारे जीवन पर, समाज पर क्या असर डाला है। तो सबसे पहले खेल के महत्व को ही लेते हैं। टेक्स्ट बुक कहती है कि खेलना इंसान का स्वभाव है। बिल्कुल, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति। ये हमें रोज की जो परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, उनसे थोड़ी देर के लिए निकालता है, मन को ताजगी देता है। सही कहा। और शारीरिक सेहत के लिए तो इसके फायदे हैं ही, वो तो जाहिर है। हाँ, अच्छी खासी कसरत हो जाती है, शरीर मजबूत बनता है, फुर्ती आती है। लेकिन बात सिर्फ शरीर तक ही नहीं है ना? इसका असर तो कहीं ज्यादा गहरा है। सही बात है। खेलों से हिम्मत बढ़ती है, इरादे की मजबूती आती है, और एक बहुत जरूरी चीज, खेल भावना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हार जीत को सही नजरिए से देखना। बिल्कुल, ये गुण जिंदगी में हर जगह काम आते हैं। और जब हम टीम में खेलते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया या हॉकी, जी, तो आपसी तालमेल, साथ मिलकर काम करने की भावना, ये सब बढ़ता है। इससे लीडरशिप क्वालिटी भी निखरती है। सही है। परीक्षा के नजरिए से देखें तो खेल के महत्व पर सवाल आ सकता है, तो ये पहलू ध्यान में रखने चाहिए। निश्चित रूप से। और जैसा आपने शुरू में कहा भी, खेलों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी हमारी सभ्यता। हाँ, अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथ देखें, महाभारत जैसे महाकाव्य, तो उनमें द्यूत क्रीड़ा यानी पासे का खेल, अच्छा, हाँ, मल्ल युद्ध यानी कुश्ती, घुड़दौड़, रथों की दौड़, ऐसे कई खेलों का जिक्र मिलता है। और प्राचीन यूनान का भी तो खेलों से खास कनेक्शन रहा है ना? मैंने सुना है ओलंपिक की शुरुआत वहीं से हुई। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यूनानियों का खेलों से बहुत पुराना, बहुत गहरा नाता रहा है। माना जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले खेलों को एक व्यवस्थित रूप दिया, उनके नियम कायदे बनाए और नियमित तौर पर मुकाबले करवाने शुरू किए। अच्छा, जैसे कौन कौन से खेल? दौड़ थी, घुड़दौड़, कुश्ती, मुक्केबाजी, ये सब वहाँ काफी लोकप्रिय थे। और ओलंपिक? हाँ, और सबसे मशहूर थे प्राचीन ओलंपिक खेल, जो उनके ओलंपिया शहर में होते थे। उन खेलों में हिस्सा लेना या जीत जाना वो बहुत बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी उस जमाने में। तो ये जो प्राचीन ओलंपिक वाला हिस्सा है, ये परीक्षा के लिए याद रखना जरूरी हो सकता है। बिल्कुल। और भारत की बात करें तो यहाँ कुश्ती की परंपरा तो सदियों पुरानी लगती है। पाठ्य पुस्तक में कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स के नाम भी हैं। हाँ, भारत में कुश्ती और दूसरे जो पारंपरिक खेल हैं, उनके प्रशिक्षण की एक बहुत लंबी और समृद्ध परंपरा रही है। जी। पाठ्य पुस्तक में कुछ अहम केंद्रों का जिक्र है, जैसे गुजरात में बड़ौदा की जुम्मा दादा और माणिक राव व्यायामशाला, हाँ। फिर पंजाब में पटियाला का क्रीड़ा विद्यापीठ, फिर गुजरात में ही गांधीनगर का स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय। अच्छा। महाराष्ट्र ने कोल्हापुर की खास बाग तालीम और मोती बाग तालीम, फिर महाराष्ट्र में ही अमरावती का हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, और पुणे के पास बालेवाड़ी में श्री शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल। ये कुछ नाम है, इन पर एक नजर डालना परीक्षा के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, ये तो हुई थोड़ी पुरानी बातें इतिहास की। अब थोड़ा आज के जमाने की तरफ आते हैं। 20वीं और 21वीं सदी में खेलों का जबरदस्त, जिसे कहते हैं, भूमंडलीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन। हाँ, सही कहा। इसका एक बड़ा जरिया बना टीवी, और अब तो इंटरनेट पर लाइव ब्रॉडकास्टिंग। बिल्कुल, ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, या फिर क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस के वर्ल्ड कप मैच। हाँ, अब इन्हें दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर लाइव देखा जा सकता है। इसने खेलों की पहुंच को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा दिया है। और इसका नतीजा ये हुआ कि अब सिर्फ वही लोग मैच नहीं देखते जिनके अपने देश खेल रहे हों। सही बात है। पूरी दुनिया के जो खेल प्रेमी हैं, वही मुकाबलों का मजा लेते हैं।
याद करें जब भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतती है, हाँ, तो जश्न सिर्फ भारत में थोड़ी मनता है, दुनिया भर में फैले भारतीय और दूसरे फैंस भी एकदम खुशी से झूम उठते हैं। बिल्कुल। और इस भूमंडलीकरण ने खेल को सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित नहीं रखा, ये अब एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हाँ, ये तो है। करोड़ों लोग दर्शक बनते हैं, जिससे मनोरंजन उद्योग फलता फूलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, हाँ, विज्ञापन, हाँ बिल्कुल, कंपनियां इसे अपने विज्ञापन के लिए एक बहुत बड़े मंच के तौर पर देखती हैं। और यहाँ तक कि जो खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं, उनके लिए भी मौके। जी, उनके लिए कमेंटेटर के तौर पर एक नया करियर ऑप्शन खुल गया है। और जब दुनिया के मंच पर भारतीय खेल की बात हो, तो एक नाम जो हमेशा याद आता है, मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर। हाँ, मेजर ध्यानचंद का जिक्र यहाँ करना बहुत जरूरी है। वे भारतीय हॉकी के उस सुनहरे दौर के प्रतीक हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। बर्लिन ओलंपिक? जी, वो उस दौर की बात है जब भारत मतलब अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था, और उनकी इस जीत ने देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास भरा था। इससे पहले भी तो जीते थे वो। हाँ बिल्कुल, 1936 से पहले 1928 में एम्स्टरडैम और 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली टीम के भी वो सदस्य थे। कमाल है। मैदान पर उनकी स्टिक से गेंद ऐसे चिपक कर चलती थी कि लोग कहते थे, और उन्हें हॉकी का जादूगर का नाम मिला। हाँ, सुना है। उनका जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, ये जरूरी है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है। और उन्हें 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण भी मिला उन्हें। जी, तो ये सारी बातें, बर्लिन ओलंपिक की कप्तानी, उनका निकनेम जादूगर, राष्ट्रीय खेल दिवस की तारीख, पद्म भूषण सम्मान, ये सब परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। वाकई मेजर ध्यानचंद की कहानी तो प्रेरणा देती है। अच्छा, चलिए अब जरा खेल में इस्तेमाल होने वाली चीजों और खिलौनों पर आते हैं। हाँ, पाठ्य पुस्तक बताती है कि खिलौने बच्चों के खेलने और सीखने के बहुत पुराने साधन हैं। जब पुरानी जगहों की खुदाई होती है जी, तो अक्सर मिट्टी के बने खिलौने मिलते हैं, जो या तो हाथ से बनाए जाते थे या फिर किसी सांचे से। ये बहुत दिलचस्प बात है कि हमारे पुराने साहित्य में भी खिलौनों का, गुड़ियों का जिक्र मिलता है। अच्छा। हाँ, जैसे शूद्रक का एक बहुत मशहूर संस्कृत नाटक है मृच्छकटिकम। हाँ, नाम सुना है। इसका मतलब जानते क्या होता है? क्या? इसका मतलब ही है मिट्टी की गाड़ी। अरे वाह! ये दिखाता है कि खिलौने उस जमाने में भी कितने आम और जरूरी समझे जाते थे। कमाल है, ये तो सच में रोचक है। तो क्या ये खिलौने सिर्फ खेलने के लिए ही थे या इनका कोई और मतलब भी था? यही बात और गहरी हो जाती है। खिलौने सिर्फ खेलने की चीजें नहीं है, कहते हैं उस जमाने की तकनीक कैसे विकसित हो रही थी, ये बताते हैं। अच्छा। और यहाँ तक कि धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं क्या थीं, इसकी भी झलक देते हैं। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे कथा सरित सागर नाम का एक पुराना ग्रंथ है, उसमें उड़ने वाली लकड़ी की गुड़ियों का जिक्र है। उड़ने वाली गुड़िया? हाँ, कुछ ऐसी थीं कि चाबी लगाने पर उड़ती थी। हाँ। कुछ नाचती थी, कुछ आवाजें भी निकालती थी। सोचिए, ये उस जमाने की कारीगरी और कल्पना शक्ति का कैसा सबूत है। जबरदस्त। भारत में तो खिलौने बनाने की अलग अलग जगहों की अपनी खास परंपराएं भी हैं। शायद महाराष्ट्र की ठाकी का जिक्र है पाठ में। हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र में लकड़ी से बनी रंगीन और बहुत खूबसूरत गुड़ियों को ठाकी कहते हैं। अच्छा। इसी तरह महाराष्ट्र में दिवाली के समय मिट्टी के किले बनाने की एक खास परंपरा है। हाँ, ये मैंने देखा है। इन छोटे किलों पर छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके मावले यानी सैनिक और किले में रहने वाले लोग, जानवर, इन सब की मिट्टी की मूर्तियां सजाई जाती हैं। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये महाराष्ट्र के इतिहास में किलों का क्या महत्व था, उसे याद रखने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे खेल और खिलौने इतिहास को जिंदा रख सकते हैं। पाठ में इटली के पोम्पे शहर का भी जिक्र है, उसका क्या कनेक्शन है? वो भी एक कमाल का उदाहरण है। इटली का एक प्राचीन शहर था पोम्पे, जो ज्वालामुखी के लावे में दब गया था। हाँ, पता है। जब बाद में उसकी खुदाई हुई तो वहां जानते हैं क्या मिला? भारतीय कारीगरों की बनाई हुई हाथी दांत की एक गुड़िया। अरे, पोम्पे में भारतीय गुड़िया? हाँ, अंदाजा लगाया गया है कि ये पहली सदी ईस्वी की है, यानी लगभग 2000 साल पुरानी। जी, ये छोटी सी गुड़िया उस जमाने में भारत और रोम के बीच जो व्यापार होता था, जो सांस्कृतिक लेन देन था, उसका एक पक्का सबूत है। कमाल है। सोचिए, एक खिलौना दो इतनी दूर की सभ्यताओं के रिश्ते की कहानी बता रहा है। अद्भुत।
अच्छा, अब बात करते हैं खेलों की दुनिया का साहित्य और फिल्मों में कैसे चित्रण हुआ है। जी। पाठ बताता है कि आजकल खेलों पर किताबें खूब छप रही हैं, यहाँ तक कि विश्वकोश मतलब एनसाइक्लोपीडिया भी। हाँ, ये चलन बड़ा है। जैसे मल्लखम का इतिहास लिखा गया है, व्यायाम पर भी विश्वकोश है, पहले षटकार नाम की एक खेल पत्रिका भी आती थी, ऐसा जिक्र है। जी, षटकार नाम की पत्रिका थी। और अब तो टीवी पर सिर्फ खेलों के लिए ही डेडिकेटेड चैनल भी हैं। बिल्कुल, और यहीं पर इतिहास का ज्ञान फिर से काम आता है। कैसे? देखिए, हाल के सालों में खेलों और खिलाड़ियों की जिंदगी पर कई फिल्में बनी है ना? हाँ, काफी बनी है। पाठ में मैरी कॉम का जिक्र है। वे ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली और कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज है। हाँ, जबरदस्त फिल्म थी। और दंगल फिल्म का भी जिक्र है, जो फुगाट बहनों की कहानी है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। हाँ, दंगल भी बहुत चली। बिल्कुल, लेकिन ऐसी फिल्में बनाने के लिए सिर्फ कहानी जान लेना काफी नहीं होता। अच्छा। उस जमाने का माहौल कैसा था, लोग कैसे बात करते थे, उनके कपड़े कैसे थे, वेशभूषा, समाज कैसा था, इन सब पर बहुत गहरा शोध मतलब रिसर्च करना पड़ता है। हाँ, ये तो जरूरी होगा। और इतिहास पढ़ने वाले जो शिक्षार्थी होते हैं, वे इस तरह के रिसर्च के लिए अच्छी तरह तैयार होते हैं। उन्हें पता होता है कि पुरानी जानकारी कहाँ और कैसे ढूंढनी है, उसे कैसे समझना है। तो मतलब फिल्म बनाने में भी इतिहास की पढ़ाई काम आ सकती है? हाँ, बिल्कुल। यही नहीं, अखबारों के लिए, पत्रिकाओं के लिए या विश्वकोश के लिए, खेलों पर लिखने के लिए भी खेल का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खेल और इतिहास का अध्ययन करियर बनाने में भी मददगार हो सकता है। ये सुनने में थोड़ा अलग सा लगता है। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। और पाठ का जो आखिरी हिस्सा है 7.7, वो इसी पर रोशनी डालता है, खेल और व्यावसायिक अवसर। अच्छा। पहली नजर में शायद लगे कि इतिहास और खेल दो बिल्कुल अलग दुनिया है, पर असल में इनमें गहरा नाता है और इनसे जुड़े कई करियर विकल्प भी उभर कर आए हैं। जैसे कि खेल पत्रकारिता, इसका जिक्र है पाठ में। हाँ, बिल्कुल। जब कोई पत्रकार ओलंपिक या एशियन गेम्स या किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मैच को कवर करता है जी, तो उसे अक्सर खेल के इतिहास के बारे में, पुराने रिकॉर्ड्स के बारे में या अहम खिलाड़ियों के बारे में जानकारी देनी पड़ती है। एकदम सही। और सिर्फ पत्रकारी क्यों, जो एक्सपर्ट कमेंट्री करते हैं टीवी पर, रेडियो पर, हाँ, कमेंटेटर्स, उनके लिए भी खेल का इतिहास जानना मतलब सोने पे सुहागा जैसा है। अच्छा, कैसे? अगर उन्हें खेल के नियम तो पता ही हो, साथ में पुराने आंकड़े, मशहूर खिलाड़ियों से जुड़े दिलचस्प किस्से, ये सब पता हो, तो उनकी कमेंट्री ज्यादा रोचक और जानकारी भरी हो जाती है। हाँ, सुनने वालों को ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल, दर्शक या श्रोता ज्यादा जुड़ावा महसूस करते हैं। और प्रसारण या इवेंट से जुड़े दूसरे काम भी होते होंगे? हाँ, बहुत सारे। आजकल तो खेल चैनल 24 घंटे चलते हैं, तो इन प्रसारणों का पूरा रिकॉर्ड रखना, पुरानी जरूरी क्लिप संभाल कर रखना, ये भी एक अहम काम बन गया है। हाँ, ये तो है। फिर रेफरी होते हैं, जिनके बिना तो कोई मैच हो ही नहीं सकता। सही बात है। एक अच्छा रेफरी बनने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, योग्यता परीक्षा पास करनी होती है। अच्छा, परीक्षा भी होती है? जी हाँ, और फिर वो जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत सम्मानजनक करियर है। और संस्थागत स्तर पे भी तो खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर से। निश्चित रूप से सरकार और प्राइवेट कंपनियां दोनों ही खेलों को बढ़ावा देने के लिए काफी कोशिशें कर रही हैं। जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप्स उपलब्ध है। सरकारी नौकरियों में और कुछ प्राइवेट कंपनियों में भी खिलाड़ियों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, रिजर्वेशन होता है। अच्छा। तो कुल मिलाकर देखें तो खेल के मैदान से लेकर उसके मैनेजमेंट, मीडिया कवरेज और यहाँ तक कि उसके ऐतिहासिक शोध तक कई तरह के प्रोफेशनल अवसर आज मौजूद है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो क्या मुख्य बातें सामने आती हैं? हमने देखा कि खेल इंसान के लिए कितने स्वाभाविक हैं, उतने ही पुराने जितने हम खुद हैं। जी, ये हमारे तन और मन दोनों के लिए जरूरी हैं। पुराने जमाने से लेकर आज तक इनका रूप बदला है। हाँ, विकसित हुए हैं। और आज टीवी और इंटरनेट ने इन्हें पूरी दुनिया में फैला दिया है, एक बहुत बड़ा उद्योग बना दिया है। बिल्कुल। हमने ये भी जाना कि मामूली से दिखने वाले खिलौने भी हमें गुजरे जमाने की तकनीक, व्यापार और संस्कृति की कितनी कहानियां सुना सकते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प था। और ये भी कि खेल सिर्फ मैदान में नहीं खेले जाते, वे किताबों में और फिल्मों में भी जिंदा रहते हैं। और खेलों से जुड़े इतिहास की समझ हमें पत्रकारिता, कमेंट्री, लेखन और यहाँ तक कि फिल्म रिसर्च जैसे कामों में भी मदद कर सकती है। और सबसे अहम बात जो शायद उभर कर आई
वो ये है कि खेल और इतिहास ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। एक की समझ अक्सर दूसरे को बेहतर जानने में मदद करती है। उम्मीद है कि ये जो हमारी बातचीत रही ये एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी। जी उम्मीद तो यही है। और उन्हें इस अध्याय को और अच्छी तरह समझने में मदद करेगी। मैं बस एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी, अगर इजाजत हो। हाँ जरूर। हमने देखा कि खेल समाज का आईना भी है और उसे बदलने की ताकत भी रखते हैं। हाँ। जरा सोचिए, भविष्य में आने वाली जो नई तकनीकें हैं, जैसे ई स्पोर्ट्स का चलन कितना बढ़ रहा है। हाँ, ई स्पोर्ट्स तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। या फिर ट्रेनिंग में वर्चुअल रियलिटी जैसी चीजों का इस्तेमाल, ये सब खेलों को और समाज के साथ उनके रिश्ते को आगे चलकर किस तरह बदल सकती हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना मुझे लगता है वाकई दिलचस्प होगा।